गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 7 का इतिहास विषय का पाठ 3 दिल्ली के सुल्तान का आगे का प्रकरण दिल्ली सल्तनत का विस्तार, इसके बारे में पढ़ेंगे कि दिल्ली जो साम्राज्य कैसे बना, दिल्ली के जो राजा थे या जो शासक थे उनका शासन कहाँ कहाँ तक फैला। लेकिन इससे पहले हमने अध्याय 2 में पढ़ा था विभिन्न नए राजवंशों के बारे में, लेकिन हमने कहीं भी दिल्ली का नाम नहीं सुना। तो क्यों नहीं सुना? तो इसके कई कारण थे कि 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच कई राजवंश, नए राजवंशों का उदय हुआ था। लेकिन यहाँ देखो कि इससे पहले दिल्ली महत्वपूर्ण शहर नहीं था। ये देखो, आपको ये दिख रहा है यमुना नदी और इधर ये गंगा नदी, इसके पास में ये है इंद्रप्रस्थ। तो दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ ही था, लेकिन तब तक इंद्रप्रस्थ या दिल्ली महत्वपूर्ण शहर नहीं था। ये कई नए राजवंश उदय हुए थे, इनका ही दबदबा था। तो दिल्ली महत्वपूर्ण शहर कब बना, ये हमने पढ़ा था कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 13वीं शताब्दी के आरंभ में बना था। तो ये इधर देखो कि कुछ महत्वपूर्ण यहाँ दिल्ली के शहर आपको बताए गए हैं। ये रहे, जैसे दिल्ली, कोहना, जहाँपना, सीरी। तो ये दिल्ली के महत्वपूर्ण शहर थे और 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। दिल्ली शहर तो बन गया था 11वीं शताब्दी में, लेकिन दिल्ली की जो सल्तनत यानी साम्राज्य, इसकी स्थापना हुई 13वीं सदी के आरंभ में। और दिल्ली पर कई शासकों का हमने शासन पढ़ा, उनके नाम पढ़े, उनका काल पढ़ा कि कब किस वंश का शासन था। तो इसके बाद आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत का विस्तार, गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। अब ये गैरिसन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम, लेकिन इससे पहले एक ये मानचित्र देख लेते हैं, जिसमें देखो कितने शहरों के बसावट की गई है। और ये इतने इल्तुतमिश द्वारा जीते गए प्रमुख शहर थे। तो आप इधर देखो, आपको ये दिखे होंगे, है ना, ये सारे इल्तुतमिश द्वारा इनकी शहरों के ऊपर बसाए गए थे, इन शहरों को। तो चलिए देख लेते हैं पाठ को आगे कि क्या है इसके बारे में, सल्तनत के बारे में। कि 13वीं सदी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। तो सबसे पहले तो ये कि गैरिसन क्या होता है। गैरिसन हम किसे कहेंगे? देखो यहाँ भी दिया हुआ है कि किलेबंद बसाव, जहाँ सैनिक रहते हैं, यानी एक ऐसे शहर। गैरिसन का मतलब होता है कि जहाँ मजबूत किले बनाए गए हों, ऐसा शहर। और उन शहरों में कौन रहते हैं? सैनिक रहते हैं। तो 13वीं सदी के आरंभ में जो दिल्ली के सुल्तान थे, इनका शासन कहाँ तक था? सिर्फ गैरिसन शहरों तक। और इन शहरों को ही वो गैरिसन कहते थे, जहाँ सैनिक रहते थे। शहरों से संबंध, लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण है वो न के बराबर था। यानी कि जो दिल्ली के सुल्तान हैं, इनका जो शासन है वो गैरिसन तक ही था और भीतरी प्रदेशों पर नहीं था। अब ये भीतरी प्रदेश किसे कहते हैं? तो किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करे। यानी सैनिकों के लिए जहाँ से वस्तुएं, आवश्यक सामग्री, राशन जहाँ से आता था, उन्हें वो कहते थे भीतरी प्रदेश। और इन भीतरी प्रदेशों पर दिल्ली के सुल्तानों का नियंत्रण नहीं था। उनका नियंत्रण, उनका शासन सिर्फ गैरिसन शहरों पर ही था। और इसलिए उन्हें आवश्यक सामग्री, खाने पीने का सामान, रसद सामग्री, इन सब के लिए उन्हें क्या करना पड़ता? या तो लूटमार करनी पड़ती, या व्यापार, या फिर उन्हें टैक्स लेना पड़ता था। तो ये सब किस वजह से हुआ? क्योंकि दिल्ली के सुल्तानों का जो नियंत्रण है वो भीतरी प्रदेशों पर ना होकर
सिर्फ गैरिसन प्रदेश पर ही था। तो दिल्ली से सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। तो ये 1 मिनट, ये मानचित्र हम दोबारा देख लेते हैं कि देखो ये रहा, है ना। यहाँ पे क्या दिखाया है कि दिल्ली से दूर के जो गैरिसन शहर थे, तो ये देखो यहाँ पर ये दिल्ली आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ये दिल्ली दिखाई दे रही है, ये लिखा हुआ है दिल्ली। तो इससे दूर सिंध में, इस एरिया में और बंगाल में, यहाँ के जो गैरिसन शहर थे इनके ऊपर नियंत्रण करना मुग़ल शासकों के लिए कठिन था। कारण क्या था इनका कठिन होने का, इनका मुश्किल होने का? ये कारण था कि वहाँ पर जो बगावत, युद्ध और ख़राब मौसम, इन सब के कारण उनके जो संपर्क करने के सूत्र थे वो छिन भिन्न हो जाते थे। शासन को अफ़गानिस्तान से आने वाले हमलावरों और उन सूबेदारों से भी बराबर चुनौती मिलती रहती थी, जो जरा सी कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। यानी कि एक तो अफ़गानिस्तान, जैसे मानो यहाँ दिल्ली है तो इधर अफ़गानिस्तान से हमले होते थे, और जो यहाँ आसपास के सूबेदार थे वो भी क्या करते थे कि दिल्ली के सुल्तानों के ऊपर हमला बोल देते थे। जरा सा ही उनकी कमजोरी मिली और थोड़ी सी कमजोरी मिलते ही वो उनके ऊपर विद्रोह का झंडा खड़ा कर देते थे। तो इन चुनौतियों के चलते सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसका संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासनकाल में हुआ और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में हुआ। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक का समय क्या था। तो इसके लिए हमें ये सारणी देख लेते हैं। ये देखो इसमें कि ये देखो अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, इनका समय था 1320 से 24, और ये अलाउद्दीन खिलजी का था 1296 से 1316 तक, यानी कि 1324 तक जो दिल्ली सल्तनत है इनका स्थापना हो चुकी थी। इसके बाद देखो कि सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। हाँ, क्योंकि हमने देखो यहाँ पढ़ा था ना कि दिल्ली के सुल्तानों का भीतरी प्रदेशों पर नियंत्रण नहीं था और गैरिसन पर था, तो इन्होंने क्या किया, भीतरी प्रदेशों के लिए अभियान चलाए। और इन अभियानों का एक ही मकसद था उनका कि भीतरी क्षेत्रों की स्थिति को मजबूत करना। और इसके लिए इन्होंने क्या किया, इस अभियानों के दौरान इन्होंने जो गंगा और यमुना नदी के दोआब के जंगल आसपास में जो जंगल थे, इन जंगलों को साफ कर दिया। वहाँ रहने वाले शिकारी, संग्राहकों और चरवाहों को उनके पर्यावास से हटा दिया, यानी खदेड़ दिया, उन्हें हटा दिया। और वह ज़मीन किसको दी, वह ज़मीन किसानों को दे दी और वहाँ पर कृषि कार्य को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार और मार्गों की सुरक्षा, क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के खातिर उन्होंने नए किले बनाए, गैरिसन शहर और भीतरी शहर भी बनाए और बसाए। तो ये तो यहाँ तक था इनका पहला विस्तार। कहाँ पर, दिल्ली और दिल्ली के आसपास में। हम ये मानचित्र में देख लेते हैं कि ये रहा, ये सारा जो ये इतना विस्तार है ये इनका पहला विस्तार था। इसके बाद अब वो पहुँचे दूसरे विस्तार की तरफ। पहले मानचित्र देख लेते हैं कि दूसरा उनका कहाँ पड़ा था। ये देखो अब वो क्या हुए कि दिल्ली से यहाँ दक्षिणी भारत की तरफ अपना शासन उन्होंने फैलाना शुरू किया। तो इस तरह से ये उनके दूसरे विस्तार का कदम है, जिसे हम पढ़ लेते हैं कि उनका दूसरा विस्तार कहाँ था। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमाओं पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू किए गए और ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुँचे। और इन अभियानों में सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और जो बेशकीमती धातुएं थी वो सब अपने कब्जे में ले ली। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं की शुरुआत अपेक्षाकृत कमज़ोर थी, यानी जब इन्होंने ये अभियान शुरू किया अपनी सल्तनत को बढ़ाने का,
तो उनकी शुरुआत तो थोड़ी कमज़ोर थी, मगर 150 वर्ष बाद मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल के अंत तक इस उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। यानी 150 वर्षों के अंदर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में किसका शासन हुआ? दिल्ली के सुल्तानों का, यानी दिल्ली सल्तनत का। इसने शत्रुओं की सेनाओं को परास्त कर दिया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक ये क्या करते थे? ये लोग मुकदमों में फैसले सुनाते थे और साथ ही किसानों से टैक्स भी वसूल करते थे। और लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो ये देख लेते हैं हम पहले मानचित्र। ये देखो कि कैसे दक्षिणी भारत में इनका शासन बढ़ा, कहाँ से कहाँ तक था इनका। ये देखो आप कि दिल्ली से 1209 में ये गुजरात की तरफ आए, फिर इसके बाद 1301 में रणथंभौर, 1303 में चित्तौड़गढ़, ये यहाँ वारंगल, देवगिरी, यादव, काकतीय, द्वार समुद्र, इस तरह से करते हुए इनका काफ़ी पूरे के पूरे उपमहाद्वीप तक इनका शासन फैल गया था। इसके बाद देखो आप, यहाँ पर आपको एक ये चित्र दिखाया गया है। किसका चित्र लग रहा है आपको ये? तो ये चित्र है एक मस्जिद का। देखो 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद तथा उसकी मीनारें। यह जामा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को दहली एक कुहना यानी पुराना शहर कहा गया है। इस मस्जिद का इल्तुतमिश अलाउद्दीन खिलजी ने विस्तार किया था। यह मीनार 3 सुल्तानों द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाई गई थी। देखो ये वाली मीनार है और इसका अभी भी इसका नाम रखा गया है कुतुब मीनार, और ये आज वर्तमान में हमारे दिल्ली में स्थित है। लेकिन मस्जिद कहते किसे हैं हम ये भी देख लेते हैं कि ये देखो यह अरबी भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह की आराधना में सजदा करते हैं। सजदा होता है घुटने टेक कर और माथा टेक कर प्रार्थना करना। जामा मस्जिद वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर यानी इकट्ठे होकर साथ साथ में नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजिये में से सबसे अधिक सम्माननीय और विद्वान पुरुष को इमाम कहते हैं। क्या कहते हैं? इमाम। इमाम शुक्रवार की नमाज के दौरान धर्मोपदेश भी देता है, यानी धर्म से जुड़ी हुई, नीति से जुड़ी हुई ने अच्छी शिक्षाएं देता है और उसे वो कहते हैं खुतबा। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं और भारत में मक्का पश्चिम दिशा की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को वो किबला कहते हैं। तो ये देखो बेगमपुरी मस्जिद का ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है। यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहाँपना में बनाई गई थी। हमने इससे पहले एक मानचित्र में देखा था जहाँपना, दहली कोहना और सीरी। ये देखो इसके बाद थे वो यहाँ पर ये रहे। ये देखो आपने देखा था ये रहा जहाँपना, ये दहली कोहना और ये जहाँपना। यहाँ पर ये मस्जिदें बनाई गई थी। इसके बाद है कि कुछ और मस्जिदों के यहाँ पर आपको चित्र दिखाए जा रहे हैं। ये देखिए ये है मोट की मस्जिद जो कि सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसके मंत्री के द्वारा बनाई गई थी, ये वाली मोट की मस्जिद। और ये है जमाली कमाली की मस्जिद जो कि 1520 के दशक में के आखिरी दिनों में बनाई गई थी। अब देखो इन दोनों मस्जिदों में कितनी समानताएं हैं, देखने में बिल्कुल एक जैसी लग रही हैं, है ना, कि सेम वैसे ही दरवाजे, इसमें भी वैसे ही दरवाजे हैं, 3 दरवाजे इसमें दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से इनमें बहुत सी एक जैसी समानताएं थी। तो ये जो दिल्ली के सुल्तान थे ये मस्जिदें क्यों बनवाते थे?
भारत के लगभग आपको हर शहर में मस्जिद मिलेगी। तो इसके कई कारण थे। चलिए हम ये देख लेते हैं कि दिल्ली के सुल्तानों ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों में मस्जिदें बनवाई। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे को बल मिलता था। तो मस्जिद बनवाने का एक कारण ये था कि एक तो ये कि हम मुसलमान हैं, इस बात की उन्हें ठोस सबूत मिलते थे। दूसरा ये कि हम इस्लाम धर्म के रक्षक हैं, तो इस बात को उन्हें ताकत मिलती थी मस्जिद बनवाने से। दूसरा, समान आचार संहिता थी, एक जैसे नियम कानून और आस्था का पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने का बोध उत्पन्न कराने में भी मस्जिदें सहायक थी। यानी कि ये मस्जिदें थी उनके अंदर एकता का भाव भी पैदा करती थी कि हम सभी एक समुदाय से, एक धर्म से जुड़े हुए हैं, हम सबकी एक ही ईश्वर में आस्था है, वो सब अल्लाह को मानते थे। तो इस तरह से एकता का भाव भी ये उत्पन्न करती थी। कौन? मस्जिदें। और एक समुदाय का अंग होने के बोध को प्रबल करना जरूरी भी था। उनके अंदर एकता का भाव उत्पन्न करना जरूरी था। क्यों? क्योंकि मुसलमान है वो अलग अलग प्रकार के पृष्ठभूमियों से आते थे। तो इन सब के अंदर एकता स्थापित करने के लिए, एक होने के लिए ये अलग अलग शहरों में मस्जिदें बनवाई जाती थी। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे का प्रकरण हम अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।